जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने स्क्रीन पर है। बिल्कुल भी बातें ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके लिए अगला पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन का क्या है भाई, कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि सवाल पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के कि कौन से अमेंडमेंट में लाइक दैट की आर्टिकल वगैरह। ठीक है, तो समझना। देखो, संविधान में संशोधन की बात हो रही है तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि संविधान संशोधन किस भाग में है। देखो, भाग भी पूछा जा सकता है, तो भाग है आपका 20। 20 को रोमन अंकों में ऐसे लिखते हैं, 2 बार x। ठीक है, याद रखना रोमन अंकों में भी लिख करके पेपर में आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आर्टिकल क्या है, तो 368 आपका आर्टिकल होता है। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल है आपका 368। आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन याद रखना है 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है ना। हमारे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका सिंपल में मेजोरिटी, एक तरीका है सिंपल मेजोरिटी का, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब कि साधारण बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि विशेष बहुमत, और एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, सपोर्ट ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा बहुमत। राज्यों का अनुसमर्थन यानी कि स्टेट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे 3 तरीके से संशोधन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत, मतलब क्या होता है इसका कि 50%+1, 50%+1। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी में आपका हो जाता है 2/3, 2/3 मेंबर का यहाँ पे वोटिंग, यानी कि आपका 50%+1 प्लस 2/3 बहुमत है ना। स्पेशल मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि 2/3 बहुमत से तो पास होना है चाहिए, यानी 2/3 मेजोरिटी से तो पास होना चाहिए, साथ में राज्यों का सपोर्ट भी चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल आपको याद रखना है आपका 368 और संविधान में संशोधन भाग 20। एक बात और याद रखना, एक सवाल और पूछा जाता है संशोधन को लेकर के। अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं हमारे देश में या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होता है, तो कितने अमेंडमेंट हुए हैं टिल नाउ? अब तक तो 106 संविधान संशोधन तो हो ही चुके हैं। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेटेस्ट के अमेंडमेंट आपसे जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। लेटेस्ट वाले का मतलब होता है कम से कम हमें 100 से लेकर के 106 वाले तक के अमेंडमेंट सारे याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। ये मैं आपको जरूर कराऊंगा, याद करवा दूंगा लास्ट टाइम पर। ठीक है, ताकि बिल्कुल लेटेस्ट में याद रहे आपको। ठीक है, क्लियर है? चलो, दूसरा सवाल आज के सेशन का, सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का है। सवाल आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को भी डील बड़े आसानी से कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है भाई। देखो क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल की बात करूं सर्वोच्च न्यायालय का, तो 124 से 147 है। देखो ये सब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको याद होगा भाई। ठीक है, तो अभी तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम थोड़ा कह सकते हैं कि तेज भी चल रहा हूं। तेज चलना भी चाहिए, आप लोगों की डिमांड भी रहती है सर थोड़ा तेज कराओ। ठीक है, लेकिन जब मैं बहुत कायदे से, जब एसएससी वाले आप लोगों की सीरीज चलाई जाएगी, जो एसएससी वाले स्टूडेंट होंगे, तो बहुत कायदे से और बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि एसएससी के एग्जाम में टाइम होगा। तो बहुत अच्छे से चीजों को आपको जीएस का एक्सप्लेन करूंगा, जीएस के कैसे पढ़ना है, आपको जीएस में नंबर कैसे लाना है, सब कुछ। ठीक है, चलो 124 147 आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, देखो कुछ ये आर्टिकल तो आपसे एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस आर्टिकल से बाहर है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 143 ये कई बार पेपर में पूछा है, क्या है ये? आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। मतलब कि राष्ट्रपति के पास ये आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लीगल मैटर पर एडवाइस ले सकता है। ठीक है, 143 में है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आर्टिकल 140 होगा।
140 है, आर्टिकल 140 सुप्रीम कोर्ट का ही आर्टिकल है और 140 के तहत याद रखना है कि ये सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कभी उठ पटांग वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना। अगर नहीं आता है एग्जाम में, चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो छोड़ देना क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो छोड़ देना उस केस में। अदरवाइज एलिमिनेट करने की कोशिश करना, एलिमिनेशन काम कर जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं काम करे, बिल्कुल नहीं आता, एकदम नया सवाल आपके सामने आ जाए, छोड़ देना, है ना। जरूरी नहीं कि सारे सवाल करने नहीं होते हैं पेपर में, इतना तो आप भी समझदार हो कि भाई अगर यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है, तो आपको 160 में से 160 नहीं करना है भैया, है ना। मेरिट आपका कितनी आती है उस आधार पे चलना होता है, तो भाई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, नहीं आता है छोड़ देना, ठीक है, गड़बड़ मत करना पर पेपर में। चलो, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड। मैंने बोला ना संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न आता है पेपर में। संविधान संशोधन किस पार्ट में है, मैं बार बार याद कराता हूँ, पार्ट क्या है, 20 है, आर्टिकल क्या है, 368 है, 368 आर्टिकल है, और कितने आधार है अमेंडमेंट के, यानी कितने टाइप होते हैं अमेंडमेंट के, 3 टाइप होते हैं, जो मैंने पीछे बात करा आपसे, ठीक है। पहला संशोधन पूछ रहा है कब हुआ, पहला संशोधन 1951 में हुआ। संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। सर ये कैसे याद करें, अरे कैसे याद करना है, क्या फर्स्ट ही तो पूछा है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही तो पूछा है, अब फर्स्ट पूछा है तो यहाँ पे देखो एक लिखा है फर्स्ट, कितना आसान है याद करना, फर्स्ट है तो फर्स्ट, 1951 में, ईयर ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है। क्या हुआ था पहले संविधान संशोधन में, तो इसमें आपका ये आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है, किससे, भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो लैंड रिफॉर्म बोलते हो, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा भी गया था, यानी कि 9th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण कहते हो, ठीक है, याद रखना भाई। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सेम चीज है, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट कर लेगा। ये क्या है, ये आपका है राइट टू इक्वालिटी, ये किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। 23-24 क्या है, ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। 19 से 22 में क्या है, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, हाँ या ना। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा देखो 4 राइट तो यही हो गया, 5वां राइट क्या याद कर सकते हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 में है। और एक लास्ट फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हृदय एवं आत्मा। समझ के बाद चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है, कैग के बारे में। अच्छा, कई लोग का एक बार मेरे पास आया था कमेंट किसी का कि मतलब मैसेज आया था कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, एक मैसेज पिन होगा, ठीक है, इस चैनल के द्वारा एक मैसेज पिन किया गया होगा, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कैग, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल, समझिएगा कैग क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कैग, CAG, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कौन होता है, ये भारत सरकार के सरकारी खातों की जांच करता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक पद होता है, एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भारत सरकार के सरकारी खातों की जांच करता है, समझ गए, ऑडिट करता है ना, खातों का, ट्रांजेक्शन का ऑडिट करता है बेसिकली। कैग जो होता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑफिस ऑफ कैग जो है वो ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया गया है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। कैग जो है ये संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। आर्टिकल इसका अगर आपसे पूछ रहा है तो आर्टिकल है इसका 148 से लेकर के 151 तक, ये तो हो गया इसका आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 148 से 151 है। भाग पूछे तो भाग 5 में है, ठीक है। कैग के बारे में मैं बताऊं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 साल का होता है, 6 साल या 65 साल, जो पहले आ जाए कार्यकाल, 6 ईयर या 65 ईयर। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो सवाल पूछता है ना, कभी एक भी सवाल पूछ सकता है कि हु अपॉइंट कैग, कैग की नियुक्ति कौन करता, तो राष्ट्रपति करता है। ऐसे याद रखो हमारे संविधान में जितने भी बड़का वाले पद हैं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हायर पोस्ट हैं, बड़का वाले पद हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कहीं पर भी इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। संविधान में जितने बड़का पद है सबकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? चलो ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, ठीक है। और एक बार में याद रखना कि अभी भारत के प्रेजेंट में कैग कौन है, ये सवाल पूछे आपसे। अभी प्रेजेंट में कैग कौन है, वर्तमान में कैग कौन है? तो वर्तमान में भारत सरकार के जो कैग हैं, है ना, कौन है भाई? कौन है? ये क्वेश्चन तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, है ना, क्योंकि देखो करंट का डेटा है, आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत सरकार के कैग कौन है, भारत सरकार का कौन कैग कौन है, तो याद रखना। चलो आपको दिमाग में आ गया होगा, मैं बता देता हूं, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति ये वर्तमान में कैग हैं भारत सरकार के, संजय मूर्ति। आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल आपका हो गया 148, ठीक है, 148 आपका आर्टिकल हो गया। 280 क्या है? आर्टिकल 280 क्या है? ये वित्त आयोग का आर्टिकल है। ये किसका आर्टिकल है? ये वित्त आयोग का आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 352 क्या है? ये 352 है आपका नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है, ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है, जिसको आप लोग बोलते हो राष्ट्रीय आपातकाल, समझ रहे हो। और आर्टिकल 156 क्या है? तो 156 आपका गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है। ये किससे रिलेटेड है? ये गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है, ये स्टेट का आर्टिकल है, जब आप गवर्नर पढ़ते हो उसमें 156 आर्टिकल में आता है, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका है, और आर्टिकल यहाँ पे सारे लिख, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। टेन्योर भी बता दिया, 6 साल या 65 साल, है ना। कैग की नियुक्ति होती है 6 साल या 65 साल के लिए, जो भी पहले आ जाए। ऐसे भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है, इलेक्शन कमिश्नर, उनकी भी नियुक्ति 6 साल या 65 साल के लिए होती है, ठीक है। कैग, अच्छा सवाल आ रहा होगा, सर कैग कौन बनता है, मतलब किसको बनाया जाता है कैग, ठीक है। तो कैग बनाने की जो योग्यता है, बेसिकली क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं, तो क्वालिफिकेशन इनकी होती है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। समझ गए? अगर कोई पूछे कैग बनने की क्या योग्यता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है। और इनकी सैलरी भी वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होती है, वही सैलरी इनकी भी होती है, सैलरी अलाउंसेस। इनको सैलरी मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से इनको सैलरी दिया जाता है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका अपनी सामग्री के साथ मिलान नहीं किया गया है? यानी कि मैचिंग का क्वेश्चन है, जो गलत तरीके से मैच किया गया है वही सवाल पूछ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे लिखा है सेकंड शेड्यूल, और डैश देके लिखा है लैंग्वेज। अब आपको बताना है क्या सेकंड शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, हमें बताना क्या है, किसका सही दिन से मिलान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, तो यही पूछा है। चलो ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सेकंड शेड्यूल रिलेटेड है आपका सैलरी से। याद करो, आप लोग अगर अनुसूची पढ़ते हो, शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है? देखो, फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? अगर फर्स्ट शेड्यूल पूछे तो प्रथम अनुसूची संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी से, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है प्रथम अनुसूची। समझ गए? दूसरा अनुसूची किससे संबंधित है? जो पेपर में भी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज नहीं है, किससे? सैलरी से रिलेटेड है। लैंग्वेज किस शेड्यूल में? अभी पीछे हमने बात करा था, ये 8th शेड्यूल में आता है। किस शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में आता है। तो जाहिर सी बात है, हमसे यही पूछा, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे, है ना। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, ये तो सही लिखा है। थर्ड शेड्यूल क्या है? तो फॉर्म्स ऑफ ओथ अफर्मेशन, थर्ड शेड्यूल में ओथ की बात करी गई है, सही लिखा है। और फोर्थ शेड्यूल किससे है? तो फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा के सीटों के आवंटन से लेकर के है। तो यानी बाकी के सही लिखे हैं, केवल ये गलत लिखा क्योंकि सेकंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वेतन एवं भत्तों से। सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सैलरी एंड अलाउंसेस से। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न अगर आएगा पेपर में तो गलती नहीं करना भाई। चलो अगला सवाल है, राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स? बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। एडवोकेट जनरल कौन होता है भाई? एडवोकेट जनरल ये होता है राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम प्रथम विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है भाई, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर स्टेट्स का, स्टेट का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? स्टेट का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो कि केंद्र में कौन होता है? केंद्र में यही होता है आपका महान्यायवादी, केंद्र में यही होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट्स में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। जो राज्य का होता है प्रथम विधि अधिकारी, राज्य सरकार का ये सरकारी वकील एक तरह से कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। इसका आर्टिकल देखो, इसका आर्टिकल क्या है? तो इसका आर्टिकल होता है 165,
165 आर्टिकल में इसको रखा गया है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते हो ना, एजीआई पढ़ते हो ना आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, इसका आर्टिकल होता है 76। ठीक है, इसका आर्टिकल होता है 76। एजीआई कौन होता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी ये होता है। उसी तरीके से राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है ना, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। जैसे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा केंद्र में, तो राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति करता है। सवाल क्या पूछा है? नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आर्टिकल बता दिया मैंने 165। ठीक है, ध्यान रखना। अगर एजीआई के बारे में पूछेगा आपसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछे, भारत का महान्यायवादी पूछे, जो कि आर्टिकल 76 में है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन राज्यों की बात कर रहा है, राज्यों का, तो दैट इज द एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165, और राज्यपाल नियुक्त करेगा। समझ गए मेरी बात? चलो नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत माल और सेवा कर लगाया जाता है? यानी कि जीएसटी के बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि जीएसटी पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए है ना, 101 संविधान संशोधन हो जाएगा ये, है ना। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जीएसटी पे हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब गलत नहीं होगा किसी का भी। अच्छा, 99 जो संविधान संशोधन एक किया गया था, किससे रिलेटेड है? क्या आपको पता है 99? ये जो है अब संविधान संशोधन ये नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया था। ये जो आपका एनजेक बनाया गया था, इस संविधान संशोधन के द्वारा एनजेक का गठन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, एनजेक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से रिलेटेड था ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड था ये। तो एनजेक ये आया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 2014 में आया था। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया। 97 क्या है? तो 97 संविधान संशोधन ये है आपका रिलेटेड किससे? ये रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी संस्थाएं से रिलेटेड है, सहकारी संस्थाएं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में हुआ था ये, है ना। और इसके अलावा 103। अब ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, 103 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये प्रश्न आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो साथ में आपको एफर्ट करते रहना है, ये नहीं कि बस क्लास में कोई पढ़ा रहा है बस वही पढ़ना है। अरे आपको भी एफर्ट करना है ना भाई। ठीक है, कोई भी आपको तैयार नहीं करेगा जब तक आप तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, वही चीज है कि आपकी तैयारी तभी मजबूत होगी, आपका सिलेक्शन तभी मजबूत होगा जब आप तैयार होगे लेने के लिए सिलेक्शन। सवाल आपके सामने है भाई, क्या भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? बड़ा ही प्यारा सवाल है यार, बहुत ही फैंसी सवाल कह सकते हो इसको आप लोग। देखो सिंपल सी बात समझना कि कह रहा है कि कौन सा हमारा आर्टिकल ऐसा है जो डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। यही तो बात कर रहा है भाई, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। आइए कुछ पहले एडिशनल चीजें देखें। देखो इसका जो शेड्यूल है हमारे संविधान, शेड्यूल की बात करूं तो ये 5th शेड्यूल में बताया गया है। 5th शेड्यूल में इसकी चर्चा करी गई है, यानी 5वीं अनुसूची में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया, 5वीं अनुसूची में 5th शेड्यूल में। ठीक है, इसके अलावा मैं संविधान का पार्ट आपको बताऊं कि किस संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है। तो संविधान के किस पार्ट में रखा गया, अगर आपसे ये चर्चा करी जाए तो ये भी बड़ा ही सिंपल है भाई, याद रखना। क्या? पार्ट 10 में इसको रखा गया है, संविधान के भाग 10 में इसको रखा गया है। और आप देखोगे संविधान का भाग 10 का आर्टिकल क्या है? 244 से लेकर के 244 का ए तक, केवल 2 ही आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 10 आप पढ़ते हो, पार्ट 10 में जो आर्टिकल है 244 से लेकर के 244 का ए तक, केवल 2 आर्टिकल, एक 244 है, एक 244 का ए है, बस इतना ही है। ये पार्ट 10 है, अनुसूची 5 है। अब हमसे पूछा है भाई कि किससे संबंधित है, तो 244 के 1 से संबंधित है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप ये टिक करोगे, ये ऑप्शन दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको आर्टिकल याद होता तो आप इजीली 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, कंफ्यूजन होता 2 ही ऑप्शन में। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे देख सकते थे। समझ गए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं, ठीक है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यानी कि रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात याद रखना भैया, अगर राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, है ना, मान लो, और इनको अपना देना है क्या? रेजिग्नेशन। मान लो इनको रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और यही वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों बातें याद रखिएगा आप लोग भाई। ठीक है, तो यही सवाल है, किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। कहाँ पे? ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
समझ रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों आपस में एक दूसरे को इस्तीफा दे देंगे भाई, अगर देना होगा तो। ठीक है, चलो अच्छा सवाल है ना। बाकी भी देख सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इनको इस्तीफा देना है, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपना इस्तीफा देना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। कहने का मतलब याद रखना यार, कि जिनकी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे जिनकी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उन सब वो सब अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे। हालांकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये राष्ट्रपति नहीं करता, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं अपॉइंट करता है, ये बात ध्यान रखना है। ये तो इलेक्शन के द्वारा आते हैं, आप सभी जानते हैं, इनका चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन ये भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। अब लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो याद रखना है, और क्या। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी भारत की जो संसद है वो किनसे मिलकर के बनी है, हमारे देश की जो संसद है वो किनसे मिलकर के बनी है, यही सवाल पूछ रहा है। देखो संसद के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 79 में है भाई लोग। ठीक है, और अपने देश में संसदीय व्यवस्था है जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाई। ठीक है, और हमारे देश की जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनी है, यानी हमारे संसद के 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं। कौन से, लोकसभा है, राज्यसभा है, और राष्ट्रपति साहब है, प्रेसिडेंट है। तो हमारा जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बना है। अब ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो प्रेसिडेंट होंगे, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल को ही लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही राज्यसभा कहा जाता है। तो ये तो बातें पता होनी चाहिए आपको, अगर आपने लोकसभा राज्यसभा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भाई। इमरजेंसी, संवैधानिक इमरजेंसी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, संवैधानिक आपातकाल क्या होता है, जहां पे राज्यों में इमरजेंसी लगाई जाती है। तो आर्टिकल 356 में आप पढ़ते हो, 3 ही इमरजेंसी आपको पढ़ना होता है, 3 ही इमरजेंसी पढ़ना होता है। एक होता है क्या, एक होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हो राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इसका आर्टिकल होता है 352। ठीक है, एक तो 356 हो गया, ये वाला आर्टिकल 356 जो कि आपका राज्यों में लगता है, और एक आपका ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो है, ये किससे है, ये वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जिसको आप लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हो। तो ये तीनों इमरजेंसी, और तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल आप लोग याद रखना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है आर्टिकल 80 के तहत। अगर आर्टिकल पूछ ले किस आर्टिकल के तहत, तो 80 के तहत। और ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से आते हैं। कौन कौन सा, तो एक आपका होता है साहित्य, यानी कि लिटरेचर के फील्ड से, एक होता है विज्ञान, यानी कि आपका साइंस के फील्ड से लिए जाते हैं, एक होंगे आपके समाज सेवा, समाज सेवा मतलब क्या होता है भाई, समाज सेवा मतलब कि आपका सोशल वेलफेयर, और एक आपका कला के क्षेत्र से, कला मतलब कि आर्ट्स के क्षेत्रों से। तो इन 4 क्षेत्रों से ही केवल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है आर्टिकल 80 के तहत, है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा भाई, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये प्रोविजन कौन करता, किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होंगे भाई, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे भाई, ये बताना है आपको। चलो बताइए मुझे, तो ये आपका आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल्स को तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अब आप इस पीक पर आ चुके हैं कि आपको जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो तो याद हो ही गए होंगे। एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं आपको आर्टिकल्स की लिस्ट दूंगा, जो कि आप पढ़ लेना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, या उसकी क्लास दे दूंगा, या कुछ भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ, मतलब बहुत घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है, यानी कि पॉपुलर हाउस कहते हैं। ये तो पूछ रहा, पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर बोले, या इसी को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल्स, हाउस ऑफ द पीपल्स। हाउस ऑफ द पीपल्स को हिंदी में कहते हैं जनता का सदन, जनता का सदन।
इसी पॉपुलर हाउस को आप लोग लोअर हाउस भी कह देते हो। इसी को आप लोग क्या बोल देते हो? लोअर हाउस बोल देते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न सदन। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस क्लास को दोनों भाषी बच्चे देखते होंगे, कोई हिंदी का होगा कोई इंग्लिश का होगा, तो मैं नहीं चाहता कि लैंग्वेज की वजह से किसी को दिक्कत आ जाए, है ना। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोनों लैंग्वेज में बोलने की, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब कि पॉपुलर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस, इसी को फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहते हैं, है ना, यानी कि प्रथम सदन या लोक क्या नाम है, प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। तो ये आपका लोकसभा होता है, आपका लोकसभा। देखो इसके नाम में ही है लोकसभा, लोकसभा मतलब लोगों की सभा। लोकसभा में जनता वोट करती है, जनता क्या नाम है, डायरेक्ट वोट करती है, इसीलिए लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट वोटिंग है, प्रत्यक्ष मतदान यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि लोकसभा में ही जाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, और इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। समझ रहे हो ना, ये सारी बातें लोकसभा को रिलेट करता है। आर्टिकल आप सभी जानते हो, लोकसभा का आर्टिकल क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। आर्टिकल्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन पे है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर आपके पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चंस को टारगेट करता है, तो फैक्चुअली तो आपको स्ट्रांग रहना है भाई, ठीक है। राज्यसभा आप जानते हो, राज्यसभा इसी का उल्टा करोगे। राज्यसभा क्या होता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, या इसको हिंदी में कह सकते हो राज्यों का सदन कह सकते हो, है ना। यहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। आर्टिकल आपका 80 है, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल 80 आपको देखने को मिलता है राज्यसभा का, ठीक है। और सेम वही चीज की राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन है। ये जो लोकसभा है ये आपका टेम्परेरी हाउस होता है, क्योंकि ये भंग हो जाता है। सारी बातें आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है। देखो ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है। तो महाभियोग आर्टिकल 61 में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आर्टिकल 61, तो मुझे लगता है ये रिवीजन भी साथ में होता चल रहा है कि नहीं। तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जहां पे क्वेश्चन है तो वहां पे फटाफट कर लेंगे। चलो, व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत। देखो इसमें ना सोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, तो पीडीएफ से एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना, इसमें सोल्यूशन वगैरह सब कुछ मैंने दे रखा है, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत की बात करी गई है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 जब आप पढ़ते हो, इसमें ग्राम पंचायत या जिसको विलेज पंचायत बोलते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, आपको पता है ग्राम पंचायतों का जो इलेक्शन होता है हर 5 साल पर होता है, एवरी 5 ईयर पर होता है। तो आपका 5 साल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसलिए क्योंकि इस साल 2026 में ही उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत इलेक्शन भी है, तो आप सभी जानते हैं पंचायत इलेक्शन भी है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपरों में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट हो गया, ठीक है। पहली बार संशोधन आप सभी जानते हैं कि 1951 में किया गया था, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें क्या था, भूमि सुधार अधिग्रहण, लैंड रिफॉर्म था, जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था, और इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ये बातें हमने पीछे करा था। 1951 में पहला संविधान संशोधन देखने को मिला। सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, बताइए क्या कह रहा है। नियम लोकसभा में व्यवस्था के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ दो अभी आप लोग। चलो, भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख एक नए राज्य के गठन के लिए बात करता है, नया स्टेट का फॉर्मेशन करता है। पिछला क्वेश्चन गलत था, डोंट वरी, ठीक है। तो नया राज्य बनाने का मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे तेलंगाना नया राज्य बना, जैसे बिहार से अलग होकर झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, है ना, जैसे आपका एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो ये आर्टिकल 3 के तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत ही ये प्रोविजन किया गया है, याद रखना आपको कि नया राज्य आप गठन कर सकते हो आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। अगला सवाल देख लो, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान में कहां से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है रेसिडुअल पावर्स, ठीक है, रेसिडुअल पावर्स। तो ये जो रेसिडुअरी पावर्स है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े हैं ठीक से, ठीक है। संविधान के स्रोत आपने पढ़े होंगे कि कौन सा कहां से लिया गया है। ट्रस्ट मी कि एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में, एक क्वेश्चन आपका संविधान के स्रोत से तो आएगा ही आएगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैचिंग मैचिंग क्वेश्चन में आएगा, डायरेक्ट नहीं, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि कौन सा प्रोविजन है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, मैंने पीछे पढ़ाया भी है, आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। कनाडा से लिया गया है रेसिडुअरी पावर, याद रखना भाई, किस देश से क्या क्या लिया गया सब याद रख लेना आप लोग।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान सिविल संहिता, है ना। आप लोग पढ़ते हो डीपीएसपी, जब पढ़ोगे तो डीपीएसपी में आर्टिकल है 44। आर्टिकल क्या है? 44 कहाँ पर है? तो आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ करी गई है? आर्टिकल 44 में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताऊं कि भारत का पहला राज्य जहां पे ये लागू हुआ तो उत्तराखंड में, ठीक है। हालांकि गोवा में भी लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में भी लागू है, लेकिन गोवा जो है औपनिवेशिक जब सत्ता थी भारत में, गोवा पर जब अधिकार था पुर्तगालियों का, तभी से लागू था। लेकिन अगर राज्य की बात करें कि राज्य बनने के बाद जो है पहली बार ये कब लागू किस राज्य में लागू हुआ, तो उत्तराखंड पहला राज्य जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। हालांकि कुछ थोड़ा सा बवाल चल रहा है, बट ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? सेंटर स्टेट रिलेशन, तो कई बार बताया मैंने, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करा गया और आपसे भाग पूछा है, और मैंने भाग याद करवाया था। मैंने भाग याद करवाया था कि कैसे याद करना है। देखो, केंद्र का, यूनियन स्टेट का पूछ रहा ना। देखो, केंद्र मतलब यूनियन, और यूनियन किस पार्ट में है? 5 में है। किस भाग में यूनियन है? 5 में है। स्टेट किस भाग में है? 6 में है। बताया था कि नहीं? स्टेट्स में कितने वर्ड है? 6 वर्ड है, तो पार्ट 6 में है। यूनियन में कितने वर्ड है? 5 है, तो यूनियन का हो जाएगा 5। 5 और 6, 5 और 6 दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 11 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा? केंद्र राज्य संबंध, तो भाई दोनों को जोड़ दो, संबंध आ जाएगा, यानी पार्ट 11 में। अब देखो ऑप्शन में 11 कहां पर है? ऑप्शन में 11 ढूंढोगे तो आपको केवल सी ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पार्ट 10 लिखा है, पार्ट 10 में तो है नहीं। पार्ट यहाँ पे 12 लिखा है, 12 में भी नहीं है, 11 में है ना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, पार्ट 11, आर्टिकल 245 से 255। ऐसे डील करना है आपको क्वेश्चंस को। जरूरी नहीं कि सारा आपको याद ही रहे, कोई ऐसा नहीं है भाई कि सारा याद रहे, सारा पढ़ लोगे, ऐसा तो कोई है क्या? नहीं ना। लेकिन हम तरीके से चलते हैं, प्रोसेस से चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके से डील करना है आपको। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में उचित है, यानी कि जस्टिसेबल इन नेचर है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना क्वेश्चन, जब हिंदी में समझ में ना आए, जो हिंदी वाले, प्योर हिंदी वाले जो बच्चे हैं, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेना। कभी कभी हिंदी ऐसा लिखा रहता है, कभी कभी हिंदी वालों को हिंदी भी समझ में ना आती है। कभी कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि हिंदी में भी समझ में ना आता, वो इंग्लिश में समझ में आ जाता है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो, मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो न्याय योग्य है, न्याय योग्य, ठीक है। किसकी बात करी गई है? जो न्याय योग्य है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। मतलब कि बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो कि फंडामेंटल राइट ये ऐसी चीज है, मौलिक अधिकार आपका, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, जो कि संविधान के भाग 3 में है। और जो कि हमारे पास इस समय कितने सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट हैं? 6 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट है। हम कहते हैं ना हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपका क्या है? न्याय योग्य है, यानी कि जस्टिसेबल इन नेचर है। मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट का कोई वॉयलेशन कर रहा है, आपका मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी कि न्यायालय हमारा क्या है? संरक्षक है। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है आपका मिनी संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1976 में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजन इसमें ऐड किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। इसी में तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी आया था, है ना। इसी में आपका प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था यहाँ पर, तो बहुत सारे प्रोविजन हुए थे, इसलिए याद रखना आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ जिसमें सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन, हाँ या ना भाई? कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ये संविधान संशोधन किया गया? और ये आपका जो है राइट टू एजुकेशन, जिसको आर्टिकल 21 के ए में भी जोड़ा गया है, ये फंडामेंटल राइट आपका बना दिया गया है आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। बाकी 11वां मौलिक कर्तव्य भी यही है आपका, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज भी यही था। और डीपीएसपी में पढ़ते हो आर्टिकल 45 पढ़ोगे, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है, हाँ या ना? समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा इज, लोकसभा में अधिकतम
सदस्य, मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन एप्लीकेबल था कि पहले लोकसभा में आपको पता है कि 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करते थे, है कि नहीं भाई। पहले राष्ट्रपति साहब 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, एंग्लो इंडियन। लेकिन इस प्रोविजन को अब खत्म कर दिया गया है, इस प्रोविजन को अब खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, अमेंडमेंट कर करके एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब हटा दिया गया है। तो अब जो है लोकसभा में कोई भी मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है, याद रखना। तो ये भी प्रश्न, इसका ऑप्शन बेकार है ना। प्रश्न अगर ये पूछा जाए पेपर में तो एक ऑप्शन अब ये रहेगा कि कोई भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत अब लोकसभा में नहीं करता है, याद रखना है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं। एक वर्ष में आमतौर पर यानी कितने सेशन होते हैं लोकसभा में एक साल में। तो याद रखना सिंपल, कौन कौन से सेशन होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है आपका बजट सत्र, अभी बजट पेश हुआ भी आपको पता है, बजट सेशन या बजट सत्र बोलते हैं। बजट सत्र ये होता है फरवरी से लेके मई तक, जनरली फरवरी से लेके मई तक आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरा इसके बाद सेशन आएगा, दूसरा इसके बाद सेशन आता है मानसून सेशन, मानसून सत्र, जिसको आप लोग इंग्लिश में मानसून सेशन बोलोगे। और ये आता है आपका जनरली, ये आपका जुलाई से लेकर के ये सितंबर तक रहता है। ऊपर नीचे 1-2 महीना हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम यही होना अनिवार्य है, बट जनरली इसी में होता है, ठीक है। और तीसरा एक सेशन होता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हो विंटर सेशन, इंग्लिश में क्या बोलोगे, विंटर सेशन। मानसून सत्र को मानसून सेशन, बजट सत्र को बजट सेशन। ये जो शीतकालीन सत्र होता है ये जनरली होता है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में, दिसंबर जनवरी के बीच में। ये सबसे बड़ा सेशन होता है और ये सबसे छोटा सेशन होता है। तो कितने सेशन होते हैं एक साल में, तो एक साल में 3 सेशन होते हैं जनरली आमतौर पर, है ना, 3 सेशन होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। तीनों सेशन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इजिली आप लोग बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, ये होगा लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। तो कानूनी अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। आप सबको पता है राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ये 1978 में हुआ था। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके इसको लीगल राइट बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और आर्टिकल 300 का ए में जगह दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो भी छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्लास को करेंगे समाप्त, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।